हर पल आपके साथ। पीएम सुरक्षा चूक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई। कोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के दिए थे आदेश। कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। आतंकियों के पास से हथियार, गोला बारूद समेत सामान बरामद। हेल्थ केयर वर्कर और 60 साल की उम्र से ज्यादा लोगों को लगाई जा रही तीसरी डोज लगने की बिहार से तस्वीरें आई सामने। देश में कोरोना की रफ्तार बेलगाम, 24 घंटे में सामने आए 1,79,000 से ज्यादा मामले, तो वहीं 146 लोगों ने गंवाई जान। महाराष्ट्र संक्रमण के मामले में सबसे आगे। पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली की 3 सदस्यीय पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। बता दें कि वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक का मामला मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना की बेंच के सामने उठाया था। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि राज्य और केंद्र दोनों ने कमेटी बनाई है, क्यों ना दोनों को जांच करने दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में डीजी चंडीगढ़ और एनआईए एक अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीएम की सुरक्षा को लेकर हम गंभीर हैं। राज्य और केंद्र अपनी कमेटी पर खुद से विचार करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के आदेश दिए गए हैं। मतलब पीएम मोदी के रूट की सभी जानकारी को सुरक्षित रखने को कहा गया था। कोर्ट ने पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस, एसपीजी और दूसरी एजेंसियों से रजिस्ट्रार जनरल को जरूरी जानकारी देने को भी कहा था। इसके अलावा एनआईए से भी सहयोग करने के आदेश दिए थे। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को बीजेपी ही नहीं बल्कि अयोध्या के साधु संतों ने भी नाराजगी जाहिर की है और तपस्वी छावनी के संत परमहंस दास ने राहुल गांधी का पोस्टर जलाकर विरोध जताया है। इस दौरान तपस्वी छावनी संत परमहंस दास ने कहा है कि पंजाब की जिस तरह से पीएम की सुरक्षा में भारी चूक रही, वो सुरक्षा में चूक नहीं बल्कि कांग्रेस की बहुत बड़ी सोची समझी साजिश थी। पुतला दहन किया है, क्योंकि पंजाब में जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की हत्या की साजिश रची गई, यह सुरक्षा की चूक नहीं, बहुत बड़ी कांग्रेस की साजिश थी। और इसमें चीन, पाकिस्तान और आतंकवादियों के इशारे पर कांग्रेस पार्टी भाजपा विरोधी दलों से मिल करके आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की हत्या के लिए सुनियोजित तरीके से यह साजिश रची गई थी। क्योंकि जब से कश्मीर से धारा 370 और 35 को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हटाया था, जो पार्टियां विरोध कर रही थी वो सारी पार्टियां इसमें इन्वॉल्व हैं। और यह साजिश चीन, पाकिस्तान और आतंकवादियों के इशारे पर रची गई थी। यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अयोध्या के जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम नीतीश कुमार और एसएसपी शैलेंद्र पांडे ने प्रेस वार्ता की। जिला अधिकारी नीतीश कुमार ने कहा कि आचार संहिता के अनुपालन में 24 घंटे में सरकारी भवनों से, 48 घंटे में सार्वजनिक स्थानों से और 72 घंटे में निजी भवनों से प्रचार सामग्री हटाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि अयोध्या जनपद में 5वें चरण में चुनाव 27 फरवरी को संपन्न कराए जाएंगे। सभी 5 विधानसभा में चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण कराई जा रही है। चुनाव में कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जाएगा। सभी बूथों पर मास्क, हैंड ग्लव्स और सैनिटाइजर रखे जाएंगे। आचार संहिता के संदर्भ में जो प्रचार प्रसार सामग्री है, जो पोस्टर बैनर्स हैं, उसको 24 घंटे के अंदर सार्वजनिक भवनों में, जो सरकारी भवन है, और सार्वजनिक स्थानों में 48 घंटे और निजी भवनों में 72 घंटे के अंदर हम लोग रिव्यू करेंगे। पॉलिटिकल पार्टी अपने स्तर से सुमोटो भी जिन्होंने अगर लगाया है वो भी हटा सकते हैं उसको, और हम लोग इस तरीके से कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। जनपद अयोध्या में 5th फेज में इलेक्शंस है और सभी विधानसभा, जो 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, उसमें 5th फेज में इलेक्शंस हो रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल के लिए हम लोगों ने स्पष्ट निर्देश दिए हुए हैं। सभी हमारे फ्रंटलाइन वर्कर माने जाएंगे। सभी कोविड जो है उनको फर्स्ट और सेकंड डोज दिया जाएगा। विशेष है इस बार जो मतदान है, इसमें विशेष ये है कि महिला सशक्तिकरण हुआ है।
सूबे में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही बलिया जनपद के फेफना विधानसभा में सिंहपुर और कच्ची पुरवा सहित 1 दर्जन गांव के लोगों ने विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। उन्होंने अपनी मांग रखी है कि रेलवे संपार नहीं तो वोट नहीं दिया जाएगा। 10 गांवों को जोड़ने वाली रेलवे संपार मार्ग को रेलवे की ओर से कई सालों से बंद किया गया है, जिसकी वजह से गांव वाले नाराज हैं और उन्होंने 2022 के चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। बहुत पुरानी समस्या है रेलवे क्रॉसिंग का, जो सिंहपुर और करची परुआ के बीच में है। ये 2016 में इसको खोद दिया गया प्रशासन द्वारा। जी इसमें लिखा है 2022 के चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं। जी हम लोग 10 तारीख से अनुरोध धरने पर जाने वाले थे, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता लगने के कारण मामला ये है कि सिंहपुर करची परुआ के जोड़ने वाला जो रेल संपार रोड था, जो पीडब्ल्यूडी का भी पिच रोड है, वहाँ पर जब से ये रेल लाइन बना है तब से ये रोड था। 2016 में समाजवादी की सरकार थी प्रदेश में, क्षेत्रीय भेदभाव के चलते इस संपार को बंद कराया गया। वर्तमान में 2017 में रेल मंत्री मनोज सिन्हा हुआ करते थे, लोगों से झूठा वादा करके गए कि आपका रेल संपार हम खुलवा दे रहे हैं। आप यहाँ के लोकप्रिय विधायक उस समय उपेंद्र तिवारी हुआ करते थे, इनको विधायक बनाइए। उसके बाद 2019 में इनसे जब कहा गया तो ये कहे कि एमपी साहब को आप जिता दीजिए, दिल्ली में जाएंगे तो आपका अंडरपास रेल संपार बन जाएगा। यहाँ एमपी भी भाजपा का इस क्षेत्र के लोगों ने बनाया, लेकिन इस क्षेत्र की जनता को बारी बारी से हर पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा छला गया। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने ओम प्रकाश राजभर को राजनीतिक लोमड़ी बताते हुए कहा कि ओम प्रकाश राजभर किसी भी पार्टी के बुलाने पर चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि जिसने गंगा जल में स्नान करने के बाद पोखरे में स्नान करने की ठान ली है, वो राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं हो सकता। उन्होंने आगे कहा कि ओम प्रकाश राजभर फिर से गंगा में स्नान कर ले, पोखरे में नहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने सपा, बसपा और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। एक तरह से राजनीतिक लोमड़ी है, उसको राजनीतिक लोमड़ी आप लोग जानते हैं कि नहीं? जहाँ भी कोई कुछ दिखा देगा कि आपको 5 सीट दे देंगे तो वहीं चला जाएगा, फिर कोई कह देगा आपको चेयरमैन बना देंगे तो वहाँ चला जाएगा। जो बताइए, गंगाजल में स्नान करके जो गड्ढे में स्नान करने की बात मन में उठा लिया, फिर उसको बहुत राजनीतिक परिपक्व व्यक्ति नहीं कह सकता है। मैं तो ओम प्रकाश जी से कहूँगा कि भूले भटके आप चले गए हों, फिर आ जाइए गंगा जी में स्नान कर लीजिए, पोखरा में नहा। गुजरात के पाटन में हाजिर शहर में श्री कृष्ण गौशाला और गांव जनों ने श्रीमद् भागवत कथा के संतवानी कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में कथा संत श्री गुरु कालिदास बापू अपनी वाणी से भक्तों को भक्ति रस दिया। आपको बता दें कि कथा और संत वाणी कार्यक्रम गौशाला के लाभार्थ में किया गया। हाजिर शहर में आयोजित कथा के साथ लोक दायरा और संतवानी का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान श्री कृष्ण गौशाला प्रमुख लालजी महाराज ने बताया कि गौ सेवा संस्थान के जरिए हाजिर शहर और तहसील में आवारा मवेशियों की सेवा करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। यही गौ माता और मूंगे पशुओं के लिए अस्पताल का भी आयोजन किया जाएगा। 7 दिन तक चलने वाले कार्यक्रम के दौरान दिग्गज राजकीय नेता, प्रशासनिक अधिकारी, उद्योग से जुड़े व्यापारी, संतों और महंतों के अलावा वडियार पंथक के लोग उपस्थित रहे। कोरोना के चलते मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। गुजरात से प्रवीण योगी की रिपोर्ट। ये कार्यक्रम रखा है गौ की सेवा के लिए। ये उत्तरायण का समय है और दान पुण्य का ये त्यौहार आ रहा है, इसी के हिसाब से ये कार्यक्रम गौ सेवा के लिए रखी है। हमारी यहाँ की सब सेवा गायों को ऑपरेशन और यहाँ बीमार गायों की लाई जाती है एम्बुलेंस द्वारा, और यहाँ लाने के बाद उसकी सेवा होती है, रोटी खिलाई जाती है उनको और खान दिया जाता है और सब ये सेवा हो रही है। और श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन भी किया हुआ है। जो कोई भाइयों और बहनों को यहाँ सेवा करने का अचूक लाभ लेना है, वहीं हमारे श्री कृष्णधाम गौशाला हारिज के अंदर आके लाभ ले सकता है। हम गौशाला हारिज से हम सारे गौ सेवक सभी से निवेदन करते हैं कि हमारे यहाँ पूरे ये विस्तार की सभी अकस्मात हुई बीमार और जो गाढ़ गंभीर बीमारी से पीड़ित है, वो सभी गायों की सेवा यहाँ पर की जाती है।
अलीगढ़ जिले में AIMIM की पूर्व प्रत्याशी गुलजार अहमद की ओर से सपा को लेकर विवादित टिप्पणी की गई है। गुलजार अहमद की ओर से ये विवादित टिप्पणी उस दौरान की गई जब समाजवादी सरकार के दौरान सिविल लाइन थाने में दर्ज 2015 मुकदमे में यूपी में आचार संहिता लगते ही पुलिस की ओर से उसको गिरफ्तार किया गया था और अदालत में पेश कर पुलिस अभिरक्षा में जेल भेजा गया। गिरफ्तारी के दौरान गुलजार अहमद ने विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि देश का तमाम मुसलमान उसके हाथों में लगी इन हथकड़ियों को जरूर देख ले। सपा के लिए मुल्क के मुसलमानों को अपने हाथों में लगी इन हथकड़ियों का मुकद्दर नहीं बनने देगा। मेरे अभी कोई संज्ञान में नहीं है, सिर्फ ये बताया गया है कि थाना सिविल लाइन के अंदर कोई आप पे छोटा मोटा 323, 504, 506 का मुकदमा 2015 का चल रहा है, जब समाजवादी की सरकार थी। और मैं तमाम मुसलमानों को ये बताना चाहूँगा, इस हथकड़ियों से अपने भविष्य को पहचान लें। मैं समाजवादी को ख़त्म करने के लिए खुद भी बिक जाऊँगा और MIM को चप्पे चप्पे से इंशाल्लाह ताला जिताने की कोशिश करूँगा और मुल्क के मुसलमानों को इसका मुकद्दर नहीं बनने दूंगा, इन हथकड़ियों को। ये बात मेरे एक एक देश का नौजवान जान ले। यूपी के अलीगढ़ जिले में हो रही बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। किसानों ने खून पसीने की मेहनत से खेतों में उगाई फसलों को बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसल के मंजर को देखकर अब किसानों को सिर्फ सरकार से मुआवजे की दरकार है। खेतों में लहलहाती फसल को जमीन पर बर्बाद होने के बाद किसानों का कहना है कि देर रात हुई ओलावृष्टि ने खेतों में खड़ी उनकी फसलों को तबाह कर दिया है। तहसील क्षेत्र के थाना टप्पल इलाके के कई गांवों में किसानों का आरोप है कि खेतों में उनकी फसल ओलावृष्टि और बारिश के चलते बर्बाद हुई पड़ी है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी फसल बर्बाद होने के बाद भी उनकी फसल को खेतों पर देखने के लिए नहीं पहुंचे। ओलावृष्टि के बाद लेखपाल अनिल गुप्ता ने क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने नुकसान का जायजा लिया। बहुत सारी मर गई साहब, लाटा और आलू और गेहूं भी सब मर गए, ओले पर 100 से लेकर 150 ग्राम तक के। कोई शासन ही नहीं आया, प्रशासन। तो मैंने कि चलो आप आ गए तो मैंने कि चलो हमारी मदद करें कुछ मिले प्रशासन। कोरोना संक्रमण के प्रकोप के बीच 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में अब डिजिटल सियासी युद्ध होना तय है। बीते कुछ दिनों पर नजर डालें तो बीजेपी इसमें बाकी दलों की तुलना में 20 ही दिखाई दी है। चुनाव आयोग चुनावी रैलियों, पदयात्राओं से लेकर नुक्कड़ सभाओं तक फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। ऐसे में कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल डिजिटल युद्ध में दमखम से उतरने की तैयारी में जुट गए हैं। कांग्रेस राज्यवार अपना रोड मैप तैयार कर रही है। कांग्रेस पार्टी की ओर से दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड, सोनिया निवास 10 जनपद राहुल के घर से 12 तुगलक लेन, 15 GRG वॉर रूम समेत राज्यों की राजधानियों से लेकर मंडल और जिला कार्यालयों में ग्रीन रूम तैयार किए जा रहे हैं। यहां से नेता वर्चुअली जनता से जुड़ेंगे। वर्चुअली रैलियों को आम जन तक पहुंचाने के लिए LED, मोबाइल वैन्स और प्रोजेक्टर का भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाएगा। इस सिलसिले में पार्टी की बैठकें लगातार जारी हैं। अगले 2 दिनों तक इसको अंतिम रूप दिया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में सोमवार की सुबह यानी आज सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से जमकर फायरिंग की गई। इसमें सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। कश्मीर पुलिस के मुताबिक सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच सुबह से ही मुठभेड़ चल रही थी। हालांकि आतंकी किस संगठन के थे, इसका फिलहाल पता नहीं चल सका है। कश्मीर पुलिस ने सुरक्षा बलों से हुई मुठभेड़ में जो आतंकवादी ढेर हुए हैं, उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। इसके साथ ही उनके पास आपत्तिजनक सामग्री भी मिली है, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। हालांकि पुलिस इस बात का पता नहीं लगा पा रही है कि मारे गए आतंकी किस संगठन के थे। अभी तलाश जारी है। देश में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी को देखते हुए आज कोमारबिडिटी वाले 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को अब बूस्टर डोज यानी प्रिकॉशन डोज दी जा रही है। आज से हेल्थ केयर वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को वैक्सीन की तीसरी डोज दी जा रही है। बता दें कि भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जो लोग बूस्टर डोज लगवाने जा रहे हैं, उन्हें वही वैक्सीन दी जाएगी जिसकी पहली 2 खुराक उन्हें मिल चुकी है। मतलब अगर आपको कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों डोज लगी हैं, तो बूस्टर भी कोविशील्ड की ही लगने वाली है।
देश में कोरोना और ओमिक्रॉन अपनी पूरी रफ्तार के साथ फैलता जा रहा है। देश में रोजाना कोरोना और ओमिक्रॉन संक्रमित सामने आ रहे हैं, जिसने देश की चिंता सबसे ज्यादा बढ़ा दी है। जहां एक तरफ कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, वहीं अब ओमिक्रॉन के मामलों की भी कुल संख्या बढ़कर 4,333 हो गई है। महाराष्ट्र और राजस्थान में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 1,216 और 529 मामले हैं। वहीं महाराष्ट्र और दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का सबसे ज्यादा आंकड़ा सामने आ रहा है। बढ़ते आंकड़ों ने दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार की नींदें उड़ाना शुरू कर दी हैं। दोनों राज्यों में कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। अगर मौजूदा हालात की बात करें तो ओमिक्रॉन के 4,033 मरीजों में से 1,552 मरीज डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं। भारत में कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटे में 1,79,723 केस सामने आए हैं। रविवार की तुलना में 12.6% ज्यादा केस हैं। इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में 44,388 केस सामने आए हैं। इस दौरान कोरोना से 146 लोगों की जान भी जा चुकी है। भारत में सबसे संक्रमित राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र सबसे ऊपर है, जहां पिछले 24 घंटे में 44,388 केस सामने आए हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में 24,287 केस, दिल्ली में 22,751, तमिलनाडु में 12,895 और कर्नाटक में 12,000 केस सामने आए हैं। भारत में रविवार को मिले कुल केसों में 64.72% नए केस इन्हीं 5 राज्यों से मिले हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में अकेले 24.7% केस मिले हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 146 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक कोरोना महामारी से भारत में 4,83,936 जानें जा चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले जजों की संख्या 4 हो गई है। इसके अलावा शीर्ष कोर्ट के कई कर्मचारी भी महामारी की चपेट में हैं। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में 3,000 कर्मचारी, इनमें से 150 कर्मचारी की रिपोर्ट अब तक पॉजिटिव आ चुकी है। सीजेआई NV रमन्ना सहित 32 जजों में से 4 जजों के कोविड पॉजिटिव होने से अब यहां पॉजिटिविटी रेट 12.5% हो गया है। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते देखकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने 2 जनवरी को वर्चुअल हियरिंग के जरिए मामले सुने जाने के निर्देश दिए थे। ये व्यवस्था 3 जनवरी से अगले 2 सप्ताह के लिए लागू की गई थी। इस दौरान जजों को अपने घर से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सुनवाई करने के लिए कहा गया था। ये सब कवायद जजों और सुप्रीम कोर्ट स्टाफ को कोरोना वायरस से बचाने के लिए की गई। देश में कोरोना का कहर जारी है। महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों के संक्रमित होने के मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना से 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी संक्रमित हो चुके हैं। इनमें कई बड़े अफसर भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अभी तक 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हुए हैं। इनमें दिल्ली पुलिस के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एडिशनल कमिश्नर चिन्मय बिस्वाल जैसे बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। वहीं अगर महाराष्ट्र पुलिस की बात करें तो वो भी कोरोना की चपेट में पूरी तरह से आ चुके हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। इतना ही नहीं, मुंबई में कई IPS अफसर भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। यहाँ पिछले 48 घंटे में 114 पुलिसकर्मी संक्रमित पाए गए हैं, जबकि इस दौरान 2 ने कोरोना से अपनी जान भी गंवा दी है। मुंबई में अभी तक 523 पुलिसकर्मी संक्रमित हुए हैं। इनमें 18 IPS अफसर भी शामिल हैं। इनमें 1 जॉइंट कमिश्नर, 4 एडिशनल कमिश्नर और 13 DCP शामिल हैं। कोरोना के मामले बढ़ने के बाद राजस्थान सरकार ने पाबंदियों का दायरा और बढ़ा दिया है। प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में 12वीं तक के स्कूल 30 जनवरी तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। बाजार भी अब रात 8 बजे तक के लिए खुले रहेंगे। शादी समारोह से लेकर हर तरह की सार्वजनिक गैदरिंग में अब केवल 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में शादी से लेकर सार्वजनिक आयोजनों में 100 लोगों की लिमिट रखी गई है। सरकार ने सप्ताह भर में तीसरी नई गाइडलाइन जारी की है। कॉलेजेस में पढ़ाई जारी रहेगी। 30 जनवरी के बाद दोनों वैक्सीन लगे हुए बच्चे स्कूल जा सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल खुले रहेंगे। साथ ही राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों में पूजा सामग्री और प्रसाद ले जाने पर रोक लगा दी है। धार्मिक स्थल सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक ही खुले रहेंगे। सरकार के आदेश के मुताबिक शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे तक उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इससे पारा तेजी के साथ 4 से 6 डिग्री तक नीचे लुढ़केगा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे के अंदर देश के पश्चिमी हिमालय राज्यों और उत्तर पूर्व के राज्यों में अधिकांश इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान बारिश और पूर्वी हवा के बहने के कारण एयर क्वालिटी सुधरेगी। राष्ट्रीय राजधानी में पिछले 24 घंटे से भारी बारिश होने की वजह से तापमान में 4 से 6 डिग्री की गिरावट देखी गई है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक तापमान में 6 डिग्री तक गिरावट होने की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में रविवार तक मध्यम से मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपरी हिस्सों में बर्फबारी की संभावना भी व्यक्त की गई है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में 9 जनवरी को भी बर्फबारी की संभावना जताई गई थी। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के छिटपुट हिस्सों में आज भी बारिश जारी रहेगी। हालांकि 11 जनवरी से मौसम का हाल सुधरेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 9 जनवरी को भी भारी बारिश की संभावना जताई गई थी। IMD के महानिदेशक एवं महापात्र ने बताया कि दिल्ली में पहले से बारिश हो रही है। उन्होंने बताया कि पंजाब और हरियाणा में अब बारिश के कमजोर पड़ने की संभावना है। पहाड़ों में लगातार हो रही बर्फबारी और मैदानी इलाकों में कई दिनों से जारी बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। दिल्ली और NCR के आसपास के इलाकों में ठंड बढ़ गई है। ऐसे में बारिश के चलते तापमान 4 से 6 डिग्री तक नीचे आ गया है। कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का असर अब खत्म हो गया है, जहां आज से आसमान साफ हो जाएगा। हालांकि कोहरा परेशान कर सकता है। इस दौरान तापमान में तेजी से गिरावट होगी। फिलहाल अगले 1 हफ्ते में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा। दिल्ली और NCR के आसपास के इलाकों में भी हल्की से मध्यम तीव्रता के साथ गरज के साथ बारिश देखी गई। दरअसल IMD के मुताबिक दिल्ली में बारिश का दौर फिलहाल जारी रहेगा। बीते शनिवार और रविवार को भी सुबह से दोपहर तक दिल्ली में झमाझम बारिश हुई, जिसके चलते इलाके में ठंड भी बढ़ गई और तापमान में काफ़ी गिरावट देखी गई। ऐसे में अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री कम 15.0 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से 60 डिग्री अधिक 13.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बता दें कि पिछले हफ्ते जारी बारिश ने दिल्ली NCR के प्रदूषण के मीटर को 100 से नीचे लाकर रख दिया है। हर पल आपके साथ।